क्या ड्रैगन बॉल की गाइड बुक्स एक रिलायबल सोर्स है? क्या पावर स्केलिंग पर्पस के लिए उन्हें यूज किया जा सकता है? आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड ये चीज़ प्रूव करने वाले हैं कि कैसे जो ड्रैगन बॉल की गाइड बुक्स हैं वो रिलायबल सोर्स नहीं है, थोड़े इजी वे के अंदर। ऑल्सो जो ड्रैगन बॉल की 99.9% स्केलिंग्स आती हैं वो गाइड बुक से ही आती हैं। सो ऑलमोस्ट हर एक गोकू का आउटर वर्सल स्केल इस वीडियो से डिबंक होने वाला है। तुम बेसिकली समझने की कोशिश करना कि इस वीडियो में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुमने समझ लिया उस चीज़ को तो तुम्हें ये चीज़ पता लग जाएगी कि जो डाइजेंशु है वो कितनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट और नॉन रिलायबल है। एंड मुझे लगता है कि किसी के अंदर अगर थोड़ा सा भी आईक्यू होगा तो वो इस चीज़ को समझ ही जाएगा। सो बेसिकली ड्रैगन बॉल के कुछ फैंस ये वाला स्कैन दिखा के ये चीज़ प्रूफ करने का ट्राई करते हैं कि जो अदर वर्ल्ड है उसके अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। इस स्कैन के बदौलत बेसिकली वो ये चीज़ क्लेम करते हैं कि टेम्पोरल काउंटिंग इवेंट जितने भी हुए हैं अदर वर्ल्ड के अंदर वो बस गोकू की मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम इसे थोड़े इजी वे के अंदर डिबंक करने वाले हैं एंड प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे जो डाइजेंशु ड्रैगन बॉल की गाइड बुक्स हैं वो रिलायबल सोर्स नहीं है। पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो डाइजेंशु है वो टोरियामा ने नहीं लिखी है, वो सुएशा के स्टाफ का इंटरप्रिटेशन समरी है जो कि ऑब्वियसली बेस्ड है टोरियामा के वर्क पे, लेकिन वो टोरियामा ने नहीं लिखी है। कंसेप्ट ऑफ टाइम डजंट एग्जिस्ट इन अदर वर्ल्ड, ये चीज आई कहाँ से है? चैप्टर 476 सन गोकुज रिमेनिंग टाइम। सो बेसिकली इस चैप्टर से ही ये कंसेप्ट ऑफ टाइम डजंट एग्जिस्ट इन अदर वर्ल्ड वाली चीज आई है। सबसे पहले तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो, इसका कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली इस टाइम गोकू जो था वो मर चुका था एंड ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर है फॉर्च्यून टेलर बाबा, उसने गोकू को पास दिया था 24 आवर्स का अर्थ को विजिट करने के लिए। एंड देन उसके बाद गोकू अर्थ के ऊपर सुपर सेन 3 यूज करता है। जो उसकी सुपर सेन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उसकी एनर्जी को सेवरली ड्रेन कर देती है। बेसिकली गोकू की 24 आवर्स की अलाउवेंस बर्न हो जाती है और ऑलमोस्ट नथिंग रह जाती है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो तुम ये वाला मांगा पैनल देख सकते हो। यहाँ पर जो गोकू है वो पिक्लो को बोलता है कि मेरे पास आधा घंटा भी नहीं बचा है एंड जो पिक्लो होता है वो शॉक हो जाता है, वो गोकू को बोलता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम रहना चाहिए था अभी तक तो। एंड देन उसके बाद बाबा फिजिकली कामी के लुकआउट पर अपीयर होता है एंड देन वो ये चीज़ कंफर्म करता है कि गोकू के पास सिर्फ 30 मिनट ही बाकी हैं। एंड देन उसके बाद गोकू ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो उसके 24 आवर्स थे वो इंस्टेंटली ऑलमोस्ट नथिंग में बदल गए। गोकू ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ पर भी टाइम एग्जिस्ट करता है वहाँ पर जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तुम एक बारी में ही पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे, यानी थक जाओगे। एंड देन उसके बाद एक सेपरेट मांगा पैनल के अंदर गोकू ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि सुपर सेन 3 ने काम किया था जब वो मरा हुआ था। एंड देन गोकू बोलता है कि जब गोकू जिंदा रहता है तो उसे सुपर सेन 3 यूज़ करने के लिए ज़्यादा ची की ज़रूरत होती है। मैंने तुम्हें जितने भी स्कैन्स दिखाए एंड जितनी भी चीज़ एक्सप्लेन की, अगर तुम उस पर ज़रा सा भी गौर करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर गोकू कहने का क्या ट्राई कर रहा है। बेसिकली गोकू यहाँ पर कोई फिजिक्स का लेक्चर नहीं दे रहा है आफ्टर लाइफ की डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो पिक्लो को एक्सप्लेन कर रहा है कि बेसिकली जो उसके 24 आवर्स थे वो ऑलमोस्ट नथिंग में कैसे बदल गए। एंड इस सेम पैनल में लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजिशन है, अगर हम उसे देखें तो जब गोकू बोलता है कि दिस वर्ल्ड वेयर टाइम एग्जिस्ट, तो यहाँ पर वो लिविंग वर्ल्ड को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। गोकू का बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक्स चलती हैं, स्टैमिना डिप्लाइट होता है और एनर्जी ड्रेन के इमीडिएट क्रशिंग कॉन्क्वेंसेस होते हैं, वहाँ पर जो सुपर सेन 3 होती है वो ज़्यादा की कंजप्शन करती है एज कम्पेयर टू आफ्टर लाइफ, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक सुपर सेन 3 के जो एनर्जी मैकेनिक्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं। इस वजह से वो सुपर सेन 3 को इजीली ट्रेन कर पाया एंड मास्टर कर पाया विदाउट इंस्टेंट एग्जॉशन। सो अब इसके छोटे से कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये जो चीज़ है ये एक एडिटोरियल स्टाफ का इंटरप्रिटेशन है एनर्जी मैकेनिक्स का। बेसिकली गाइड बुक्स ने यहाँ पर एक नॉर्मल एनर्जी मैकेनिक्स के स्टेटमेंट को कॉस्मोलॉजिकल स्टेटमेंट बना दिया। बट जो ड्रैगन बॉल की मांगा है वो खुद ये चीज़ कभी नहीं बोलती कि जो अदर वर्ल्ड है वो टाइम को लैक करता है, मतलब वहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वाली जो गाइड बुक है ये खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है एंड ये वाला जो कंक्लूजन है ये गाइड बुक की रिलायबिलिटी को नेग्लिजिबल बना देती है। एंड गाइड बुक्स के अंदर ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो कि खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइड बुक्स के अंदर किसी स्टाफ के बंदे ने लिखा था कि द कंसेप्ट ऑफ टाइम डजंट एग्जिस्ट इन अदर वर्ल्ड, उसके बाद स्टाफ के किसी और बंदे ने लिख दिया स्नेक वेव 1 मिलियन किलोमीटर का है। तो इसकी वजह से डाइजेंशु गाइड बुक बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट बन जाती है
अगर किसी बंदे में ज़रा सा भी आईक्यू होगा तो उसे अभी तक समझ आ गया होगा कि जो गाइड बुक्स है वो कितनी ज़्यादा नॉन रिलायबल है। एंड बाकी जो गोकू का मेंटल आइडिएशन ऑफ टाइम का आर्गूमेंट था, उसको बैकअप करने का जो स्कैन था वो डाइजेंशु से ही था, लेकिन अब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रही है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव कर दी है कि जो डाइजेंशु है वो इनकन्सिस्टेंट है एंड नॉन रिलायबल है। एंड एक और कॉमन आर्गूमेंट है डाइजेंशु को लेके कि बेसिकली टोरियामा को आथर क्रेडिट दिया है डाइजेंशु के अंदर, एंड इसी वजह से जो डाइजेंशु है वो रिलायबल है। तो तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो सबसे पहले तो। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ जापान से हम राइट टू एंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये लॉ गारंटी करता है आथर के राइट को। डेट मीन उसका जो नाम है वो क्रेडिट में आना चाहिए, इवन अगर उसका जो वर्क है वो किसी अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर जैसे पब्लिशर ने कंपाइल किया हो। जो सुएशा है वो ड्रैगन बॉल की शेयर्ड ओनर है, वो पब्लिशर है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास हैं। जब सुएशा ने डिसाइड किया था अपने स्टाफ से डाइजेंशु इंसाइक्लोपीडिया बनाने का, तो बेसिकली जापानीज लॉ ने उनको रिक्वायर किया कि टोरियामा को ओरिजिनल क्रिएटर के रूप में क्रेडिट दें जिनका सोर्स मटेरियल कंपाइल हो रहा था। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ ये नहीं बता रही है कि जो बुक्स हैं वो कितनी रिलायबल हैं और किसने अप्रूव की हैं। एंड कुछ लोग तो टोरियामा के डाइजेंशु 7 का ये वाला इंट्रोडक्शन दिखा के कहते हैं कि जो डाइजेंशु है वो रिलायबल सोर्स है। लाइक ब्रो सीरियसली? चलो मैं तुम्हें रीड करके समझाता हूँ इसमें एक्चुअली लिखा क्या है। द स्टाफ हु मेक्स दिस बुक्स, टोरियामा यहाँ एक्सप्लाइटली कह रहे हैं कि ये स्टाफ ने बुक्स बनाई है। यहाँ पे जो टोरियामा है वो स्टाफ को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने ये गाइड बुक बनाई है। दे रियली डिड ए ग्रेट जॉब। यहाँ पे जो टोरियामा है वो स्टाफ को उनके काम के लिए प्राइज कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। डिस्पाइट बीइंग द ऑथर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इवन आई डोंट नो एनीमोर। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑथर होने के बावजूद गाइड बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें भी नहीं पता है। यहाँ पे जो टोरियामा है वो सिंपली ये चीज़ बोल रहे हैं कि उन्होंने डाइजेंशु के कंटेंट को डिटेल में रिव्यू किया ही नहीं है। एंड जैसा कि हमें पता है टोरियामा ने सिर्फ आर्ट वर्क किया है, तो बेसिकली जो टोरियामा है वो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बस आर्ट वर्क किया है एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं गाइड बुक्स में जो उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। That means Toriyama admits he does not even know the stuff that is in Daizenshu. फिर उन्होंने कहा है, I think having this encyclopedia around when this series was still running would have really helped me out. वो चाहते थे कि जो डाइजेंशु है वो तब एग्जिस्ट करती जब वो मांगा लिख रहे थे, ताकि वो उसे रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते और ये चीज़ें उन्हें डिटेल्स ट्रैक करने में हेल्प करती। ये वाली जो चीज़ है वो 3 चीज़ें प्रूफ करती हैं। पहली जो चीज़ है वो है कि टोरियामा के पास ये इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड नहीं थी जब वो मांगा लिख रहे थे। स्टाफ ने ये सब मांगा ख़त्म होने के बाद कंपाइल किया, उनके कंप्लीटेड काम को रिसर्च करके। दूसरी चीज़ ये है कि डाइजेंशु एक रेफरेंस टूल है जो कि स्टाफ ने कंपाइल किया है। बेसिकली जो भी चीज़ें गाइड बुक्स के अंदर लिखी हैं वो स्टाफ के पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। तीसरी बात, टोरियामा डाइजेंशु को एक यूजफुल चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो दूसरों ने उनके लिए बनाई है। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि टोरियामा डाइजेंशु को एक रेफरेंस टूल की तरह यूज़ करते हैं जब वो कुछ डिटेल्स को भूल जाते हैं पिछले एपिसोड के बारे में। लेकिन इस सब के बाद तुम मुझे ये चीज़ बताओ कि डाइजेंशु की रिलायबिलिटी इन सब चीज़ों से कैसे प्रूव होती है। कुछ लोग इन सब चीज़ों की वजह से ही ये चीज़ बोलते हैं कि जो डाइजेंशु की रिलायबिलिटी जो है उसको अप्रूव किया है अकीरा टोरियामा ने। बट कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ? एंड जो टोरियामा है वो ये चीज़ बार बार क्लियर करते आ रहे थे डाइजेंशु के मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन में। ये जो सुएशा और प्रोडक्शन कंपनी कैरामेल मामा, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है डाइजेंशु के लिए। अब देखो तुम ये वाला स्कैन देख सकते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो टोरियामा है वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। बेसिकली जो टोरियामा है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें स्टाफ ने की है एंड उन्होंने उन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। ये वाला जो चीज़ है ये डाइजेंशु 4 का इंट्रोडक्शन है। एंड उसके बाद तुम ये वाला स्कैन ले लो, ये डाइजेंशु 5 का है। यहाँ पर टोरियामा कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड माई थैंक्स गो आउट टू ऑल द स्टाफ। यहाँ पर जो टोरियामा है वो स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं बेसिकली। एंड देन उसके बाद तुम इस वाले स्कैन को ले लो, ये डाइजेंशु 7 का इंट्रोडक्शन है टोरियामा का। यहाँ पे जो टोरियामा है वो ये कहते हैं कि आई थिंक द स्टाफ हु मेक दिस बुक्स ऑलवेज हैव ए रफ टाइम ऑफ इट बट दिस वन लुक्ड इवन मोर हेलिश देन यूजुअल। दे रियली डिड ए ग्रेट जॉब। यहाँ पे टोरियामा उन्हें रिस्पॉन्सिबल बताते हैं
सो इन सब चीज़ों से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि टोरियामा ने डाइजेंशु को कभी भी रिलायबल नहीं बोला एंड बहुत ही कम उन्होंने रीड किया है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो बेसिकली जो डाइजेंशु है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है फॉर पावर स्केलिंग पर्पस।